नमस्कार दोस्तों। आज का जो मैंने वीडियो लिया है वो साइंस का एक टॉपिक का वीडियो बनाया है, जिसमें हम आज चर्चा करने वाले रक्त पर। रक्त के बारे में, जो काफ़ी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी उपयोगी रहेगा। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम रक्त। रक्त क्या होता है? तो रक्त क्या है? एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। ठीक है। दूसरा है कि रक्त होता है उसका पीएच मान। पीएच मान होता है जिस कोई पदार्थ कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है, उसका पता लगाया जाता है पीएच स्केल से। तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। और अगर 7.7 से ऊपर होता है पीएच तो वो तो क्षारीय होता है, और 7 से कम होता है जिसका पीएच वो अम्लीय पदार्थ होता है। तो रक्त का पीएच मान है वो 7.4 है। इसका मतलब वो क्या हो गया? हल्का क्षारीय। दूसरा है सामान्य व्यक्ति में जो रक्त की मात्रा होती है वो 5 लीटर होती है। सामान्य व्यक्ति का मतलब है जैसे व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं है, एकदम स्वस्थ व्यक्ति, उसके अंदर जो रक्त की मात्रा होगी वो 5 लीटर होगी। अगला है जो रक्त का निर्माण है। रक्त का निर्माण मनुष्य की लाल अस्थि मज्जा के अंदर होता है। और अगली बात है जो वयस्क व्यक्ति होता है उसके अंदर लाल अस्थि मज्जा में होगा, लेकिन जो नवजात शिशु होते हैं या जो भ्रूणावस्था में जो शिशु होता है उसमें जो रक्त का निर्माण होता है वो प्लीहा के अंदर होता है। ठीक है। तो अगली जो हमारी स्लाइड है वो अगली हमने बात की रक्त को 2 भागों में बांटा जाता है, यानी रक्त के 2 भाग होते हैं। उसमें पहला भाग है जिसको बोलते हैं तरल भाग, और दूसरा भाग होता है उसको बोलते हैं ठोस भाग। और जो तरल भाग होता है, तरल भाग में हमारे प्लाज्मा शामिल है। और जो प्लाज्मा होता है वो रक्त का 55% भाग होता है, और 55 और 45% बाकी वाला ठोस भाग होता है। और इसमें से जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में 92% जल होता है और 8% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो दूसरा भाग होता है उसमें कणिकाएं शामिल हैं। कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। एक लाल रक्त कणिकाएं, या इनको कोशिकाएं भी बोलते हैं कभी कभी, लाल रक्त कोशिकाएं या श्वेत रक्त कोशिकाएं, बिंबाणु, प्लेटलेट्स। तो इन तीनों के बारे में आगे पढ़ेंगे वीडियो में इसमें। तो उसमें सबसे पहले जो ठोस भाग में कणिकाएं थी, तो उन कणिकाओं में सबसे पहले रखा है लाल रक्त कणिकाओं को। तो लाल रक्त कणिका, इनको इंग्लिश में एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। ठीक है। और इंग्लिश में बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स, तो उसको आरबीसी भी कहते हैं। दूसरा है कुल कणिकाओं का, जो कणिकाएं होती हैं उन कणिकाओं में से 99% भाग होता है वो लाल रक्त कणिकाओं का होता है। अगली बात है जो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण है जो रक्त का रंग है वो लाल होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रोटीन एक लाल रंग का वर्णक है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। और इसमें क्या बता रहे हैं, जो लाल रक्त कणिकाओं में 99% रक्त का भाग यही बनाती है, तो इसका मतलब रक्त पूरा लाल इसलिए दिखाई देता है। और अगला है केंद्रक विहीन, तो जो आरबीसी होती है, तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन अपवाद के स्वरूप जो ऊंट और लामा है, इन दोनों की, ये दोनों जंतु है, इन दोनों जंतुओं की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अगली बात है जो आरबीसी होती है उसका के जीवन काल होता है 120 दिन का होता है, और 120 दिन के बाद स्वतः नष्ट हो जाती है और नई फिर से आरबीसी बनती है। तो ये था लाल रक्त कणिकाओं के बारे में। तो अगला है हमारा श्वेत रक्त कणिकाएं। तो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, तो श्वेत रक्त कणिकाओं को इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूकोसाइट। उनको जो आरबीसी उनको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, इनको ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ठीक है। और अगला है जो ये प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती है। जब प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करेगी तो इसलिए इनको बोलते हैं सैनिक कणिकाएं। जो ल्यूकोसाइट है या डब्ल्यूबीसी है, ये प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं, इसलिए इनको सैनिक कणिकाएं भी बोलते हैं। और इनका जीवन काल होता है वो 3 से 5 दिन का होता है, और उसके बाद ये स्वतः नष्ट हो जाती है, फिर से नई बनती है। और उसके बाद जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी को 2 भागों में बांटते हैं, एक तो कणिकाणु, दूसरा अकणिकाणु। जो कणिकाणु होते हैं उनको बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइट, और अकणिकाणु होते हैं उसको एग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं।
तो कणिकाणु होते हैं, कणिकाणु में 3 पार्ट होते हैं। एक तो कणिकाणु होते हैं न्यूट्रोफिल, दूसरे होते हैं इयोसिनोफिल और तीसरे होते हैं बेसोफिल। इन तीनों में से जो न्यूट्रोफिल की संख्या होती है वो सर्वाधिक होती है। दूसरे अकणिकाणु है, अकणिकाणु में भी 2 कणिकाएं होती है, एक लिम्फोसाइट होती है और मोनोसाइट होती है। तो मोनोसाइट है वो तो महाभक्षक का कार्य करती है। महाभक्षक क्या मतलब, जो मैंने बताया प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र यानी जो बाहर से जितने भी एंटीजन है उनसे लड़ने का कार्य करेगी ये WBC। तो उसमें से जो महाभक्षक का कार्य करती है वो मोनोसाइट करती है। उसके बाद हमारा आता है लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट भी 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट और एक होता है टी लिम्फोसाइट और तीसरी होती है प्राकृतिक मारक कोशिकाएं यानी नेचुरल किलर सेल्स। उसके बाद लिखा है कि जो न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं, ये बाहरी एंटीजनों का भक्षण करती है और शरीर की जो होने वाले रोग या बाहर जो एंटीजन है उनको भगाती है। ठीक है। उसके बाद अगला हमारा रखा है बिंबाणु। अगली कणिकाएं हैं जिनको बोलते हैं बिंबाणु, बिंबाणु या प्लेटलेट्स, और इन्हें थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर एक थ्रोम्बिन प्रोटीन पाया जाता है और इसका जीवन काल होता है वो 10 दिन का होता है और इनमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता। और इनका बिंबाणु का कार्य होता है रक्त का थक्का जमाना, यानी जब रक्त होता है, ब्लीडिंग होती है, तो उस टाइम पे ये प्रोटीन त्यागता है, उससे क्या बन जाता है, धीरे धीरे थक्का बन जाता है, जिससे रक्त का बहाव ज़्यादा नहीं होता। और उसके बाद अगला जो टॉपिक रखा है हमने, रक्त के बारे में पूरा पढ़ लिया। उसके बाद रक्त के कार्य क्या होते हैं, रक्त क्या कार्य करता है शरीर में, तो उसमें सबसे पहले रखा है कि जो O2 यानी ऑक्सीजन है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण होती है, वातावरण से लेके ऊतकों के मध्य विनिमय करता है, यानी ऊतकों और वातावरण के मध्य विनिमय करने का कार्य वह रक्त करवाता है। उसके बाद दूसरा रखा है पोषक तत्वों का शरीर में विभिन्न स्थानों तक परिवहन, यानी जो पोषक तत्व जो भी भोजन में हम ग्रहण करते हैं उनको शरीर के अंदर लेके जहाँ जहाँ पे उपयोगी होता है वहाँ पे पहुँचाता है। उसके बाद शरीर का pH नियंत्रित करता है, यानी जो शरीर के अंदर कितना हमारा pH रहना चाहिए उस pH मान को भी नियंत्रित करने का कार्य वो रक्त करता है। और शरीर का तापमान नियंत्रण करने का भी कार्य करता है रक्त। और अगला प्रतिरक्षण के कार्यों को संपादित करना, यानी जो शरीर की जो प्रतिरक्षा होती है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको भी विकसित करने का कार्य है वो रक्त करता है। और छठा है कि जो हार्मोन आदि को आवश्यकता के अनुरूप परिवहन करना, यानी जो शरीर में जितने भी ग्रंथियां हार्मोन बनाती हैं उन हार्मोनों का परिवहन है वो रक्त के माध्यम से होता है। और अगला है जो उत्सर्जी उत्पाद को शरीर से बाहर करना, यानी जितने भी उत्सर्जी उत्पाद होते हैं उनको शरीर से बाहर करना है वो इसके माध्यम से ही, रक्त के माध्यम से ही होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगेगा और अंत में आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।